Hello guys, thank you so much for giving me so much love for my last video, and I got so many requests for section 164 of Companies Act 2013. So I've just decided to take that section, and before starting that section I just want to tell you that please subscribe my channel, and और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ नीचे गिवन है सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक कर दीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो आपको पता चल जाए, और हाँ बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू एंड बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 164, ठीक है। ओके, सेक्शन 164 क्या है कि क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बताता है कि whether any person which is proposed to become as a director is qualified to be appointed as a director or not. So this section provides the grounds, and कितने grounds है तो 9 grounds है, और 9 grounds को याद कैसे करेंगे कि कितने 9 है या 8 है, क्योंकि काफ़ी बार हम इंटरप्रेट या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं सेक्शन 164 में कितने ग्राउंड्स हैं और सेक्शन 167 में कितने ग्राउंड्स हैं। तो जस्ट एक आइडिया के लिए 6 + 4 is equal to 10 and 10 - 1 is equal to 9. So there will be 9 grounds of disqualification in section 164. ठीक है, थोड़ा सा लेम रह जाता है बट काफ़ी बार यही सारी चीज़ें ध्यान रहती हैं पेपर के टाइम पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 से, विच स्पेसिफाई द ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन है अनसाउंड माइंड, ठीक है। अनसाउंड माइंड क्या होता है कि इनकेस कोई पर्सन पागल हो गया, ठीक है, सो ऑब्वियसली उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हम एज ए डायरेक्टर, सो दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इफ सच पर्सन हैज़ बिकम सॉल्वेंट, इफ सच पर्सन हैज़ बिकम ऑफ साउंड माइंड लेटर ऑन, तो क्या दैट पर्सन विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर और नॉट? सो द आंसर विल बी येस। अगर वो पागल पहले था अब पागल नहीं है तो फिर आप अपॉइंट हो सकते हो डायरेक्टर के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज अनसाउंड माइंड, एंड सेकेंड पॉइंट विल बी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एंड सी पॉइंट इज अप्लाई टू बी एजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो बी और सी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैं एक प्रोसीजर आपको पहले समझा देना चाहती हूँ, जस्ट एक रेफरेंस के लिए, दैट विल बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड सेक्शन सब पॉइंट बी एंड सी, ठीक है। सी इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर्स क्या होंगे? मान लीजिए कि मैं एक पर्सन डायरेक्टर्स बनना चाहती हैं, ठीक है, बट बिफोर दैट किसी ने मेरे खिलाफ अप्लाई कर दिया कि दैट आई एम नॉट सॉल्वेंट पर्सन, माई एसेट हैज़ माई फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैज़ मोर दैन माई एसेट्स, सो किसी ने कोर्ट में अप्लाई कर दिया, ठीक है, या तो अप्लाई या फिर किसी ने किया या फिर मैंने खुद ने कर दिया कि मैं खुद को गई कोर्ट के पास कि दैट कोर्ट आई हैव बिकम इंसॉल्वेंट, मेरे एसेट्स ज़्यादा हो गए हैं, लाइबिलिटीज़ कम हो गई हैं, प्लीज़ मुझे इंसॉल्वेंट डिस्क्लोज़ कर दीजिए। मैं खुद ही चली गई, ठीक है। अब मैं जब खुद ही चली गई तो फिर ऑर्डर कोर्ट एनालाइज़ करेगा और उसके बाद फिर कोर्ट जो है ऑर्डर पास कर देगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी सिचुएशन में ऐसा होता है कि बाद में मेरी एसेट्स ज़्यादा हो गई लाइबिलिटीज़ से, तो फिर कोर्ट ने मुझे सॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ बात आती है कि इनकेस अप्लाई मैंने खुद नहीं किया है, ठीक है, तो मैं कौन से स्टेज में डिस्क्वालीफाइड होंगी टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर और कौन से स्टेज में नहीं होंगी। तो मैं कौन से स्टेज में डिस्क्वालीफाइड होंगी आप एक बारी सोच लीजिए, और अगर मैं एप्लीकेशंस मेरे बदले में किसी क्रेडिटर ने दिया है तो मैं कौन से स्टेज में डिस्क्वालीफाइड होंगी, ठीक है। तो 1 मिनट का पॉज लगा के एक बारी सोच लीजिएगा, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगी आपसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी डिस्क्वालीफाइड जो अगर मैं खुद ही बोल रही हूँ कि दैट हैव बिकम इंसॉल्वेंट, माई एसेट्स हैज़ बिकम मोर दैन दी लाइबिलिटीज़, सॉरी माई लाइबिलिटीज़ हैज़ बिकम मोर दैन द एसेट्स, तो इस केस में तो आई विल बी इंसॉल्वेंट फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 3, ठीक है। तो मैं स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3 तक मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊँगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए, और मैं डिस्क्वालीफाइड कब नहीं मानी जाऊँगी, तो आफ्टर स्टेज 3 के बाद से मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं मानी जाऊँगी, क्योंकि माई एसेट हैज़ बिकम मोर दैन द लाइबिलिटीज़। अगर मान लीजिए किसी क्रेडिटर ने अप्लाई किया है मेरे खिलाफ,
ठीक है। तो उस केस में क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन कब से अराइज होगा, स्टेज 2 से अराइज होगा और स्टेज 3 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या पता मेरा कोई दुश्मन हो जिसने मेरे खिलाफ अप्लाई कर दिया हो, ठीक है। तो ये काफ़ी अगर इसको मुझे स्टेज 1 से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए तो इट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर मी ना। सो इस वजह से स्टेज 2 से स्टेज 3 तक आई विल बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। ये हो गया डिस्क्वालिफिकेशंस के प्रोसीजर्स, ठीक है। तो आंसर्स आपके ये रहे कि अगर मैं डिस्क्वालीफाइड हो गई हूँ, सेल्फ एप्लीकेंट हूँ, तो डिस्क्वालीफाइड होंगी स्टेज 1 से स्टेज 3 तक, और नॉट डिस्क्वालीफाइड होंगी आफ्टर स्टेज 3, ठीक है। और सेम ये क्रिएटर्स के केस में डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम 2 to 3 स्टेज और नॉट डिस्क्वालीफाइड आफ्टर स्टेज 3, ठीक है। तो यही पॉइंट्स गिवन है इस वाले क्लॉज में कि अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, ठीक है, तब तो स्टेज 2 से लेकर स्टेज 3 तक तुम डिस्क्वालीफाइड हो, ठीक है। और अगर आपने खुद ने अप्लाई किया है, ठीक है, अप्लाई टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट और एप्लीकेशन जो है स्टिल पेंडिंग है, कोई कोर्ट का ऑर्डर वगैरह नहीं आया, एप्लीकेशन स्टिल पेंडिंग है, मतलब स्टेज 1 है, ठीक है। तो इन दैट केस यू विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम स्टेज 1 to स्टेज 3। ये हो गया 3 पॉइंट्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑफेंसेस से रिलेटेड है कि मान लीजिए मैंने कोई ऑफेंस कर दिया वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और नॉट, ठीक है, और मुझे इम्प्रिजनमेंट की हो गई 6 months या 6 months से ज़्यादा, ठीक है, या फिर 7 साल या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी मुझे। तो इस केस में मैं कितने साल के लिए डिस्क्वालीफाइड होंगी, इसको चेक करते हैं। ओके, तो डी पॉइंट में कहता है अगर मुझे 0 से 6 months के अंदर की सज़ा हुई है, ठीक है, तब तो मैं डिस्क्वालीफाइड हुई नहीं, ठीक है, आई विल बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। लेकिन अगर 6 months से 7 years के भीतर, मतलब 6 months से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट हुई है मुझे 6 to 7 years, तो मैं डिस्क्वालीफाइड होंगी 5 years के लिए। और इन केस अगर मुझे 7 years से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट हुई है तो आई विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। तो यही 2 पॉइंट्स गिवन है डी सबसेक्शन में, डी पॉइंट में, जिसमें लिखता है कि इफ़ द पर्सन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और नॉट एंड ही हैज़ पनिश्ड फॉर imprisonment of 6 months or more, then that person will be disqualified for 5 years. And if that person has मतलब उसको 7 साल से ज़्यादा का फाइल इम्प्रिजनमेंट हुआ है तो that person will be disqualified for लाइफ टाइम, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ई में क्या कहता है कि अगर किसी कोर्ट ने ही बोल दिया है कि इस फलाना पर्सन विल नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, ठीक है, और वो ऑर्डर जो है वो इन्फोर्स में है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मान लीजिए बोल देते हैं कि एक 2020 से लेकर 2025 तक दैट पर्सन विल नॉट बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर एंड सच ऑर्डर इज इन फोर्स, ठीक है। तो इन दैट पीरियड दैट पर्सन विल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वो ऑर्डर जो है 2025 के बाद वो ऑर्डर इन्फोर्स में नहीं होगा तो उसके बाद दैट पर्सन विल बी एलिजिबल, ठीक है। ये हो गया ई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कॉल्स के रिगार्डिंग में मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगी। तो ओके, एक केस है जिसमें मान लीजिए मिस्टर शर्मा है, शर्मा के पास 2 कंपनीज़ के शेयर्स हैं, ठीक है, एक रिलायंस का और एक टाटा स्टील का, ठीक है। रिलायंस का तो उनके पास फुली पेड अप शेयर्स है। टाटा स्टील में क्या है कि फेस वैल्यू उनके जो भी शेयर्स के हैं वो 100 है और पेड अप वैल्यू जो है 60 है और अनपेड वैल्यू 40 है, ठीक है। अब हुआ क्या कि टाटा स्टील वालों ने मिस्टर शर्मा को बोला कि नोटिस सेंड किया टू मेक द पेमेंट फॉर अनपेड कॉल्स, और लास्ट में नोटिस में गिवन है कि लास्ट डे ऑफ पेमेंट क्या है 28 अगस्त 2021 है, ठीक है। और नोटिस कब सेंड कर रहे हैं तो 24 मई को सेंड कर रहे हैं। अब सिचुएशन ये आती है कि एक बारी क्लॉज को देखते हैं। क्लॉज में कहता है ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड इफ 6 months हैज़ बीन पास्ड फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ कॉल एंड द कॉल हैज़ नॉट बीन पेड, ठीक है। तो वो पर्सन जो हो गया डिस्क्वालीफाइड हो गया। मीन्स कि मान लीजिए कि कॉल के लिए
आपको आपकी डेट डिसाइड करी है कि इस डेट तक आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। कौन सी डेट? 28 अगस्त तक। बट आपने पेमेंट नहीं करी और 6 महीने चले गए। अब 6 महीने चले गए तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। बात आती है कि कहाँ से कहाँ तक डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। कि आप 24 मई को डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, या फिर 28 अगस्त को जो कि लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है उस दिन डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, या फिर 6 महीने बाद दैट इज़ 29 फेब 2021 को 2022 को डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो ये पॉइंट को हम, इसका आंसर क्या होगा? 24 में नहीं, सेक्शन में लिखा ही नहीं है। सेक्शन में लिखा है कि 6 महीने बाद डिस्क्वालीफाइड होंगे। तो ऑन 24 में सच पर्सन दैट इज मिस्टर शर्मा विल बी एलिजिबल टू बिकम ए डायरेक्टर। 28 अगस्त को भी एलिजिबल है और 29 फेब को भी, 29 फेब को नहीं एलिजिबल है, ठीक है, क्योंकि 6 महीने हो जाएगा 28 फेब को ही और 29 फेब से दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। अब बात आती है कौन सी कंपनी में डिस्क्वालीफाइड होंगे, मतलब कौन सी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इनके पास देखो रिलायंस के भी शेयर्स थे और टाटा स्टील्स के थे, और इन्होंने अनपेड कॉल्स की पेमेंट किसकी नहीं करी है, तो वो है कौन से कॉल की पेमेंट नहीं करी है, तो वो टाटा स्टील के हैं। तो क्या वो रिलायंस में डिस्क्वालीफाइड होंगे या टाटा स्टील में होंगे या फिर दोनों में हो जाएंगे? तो इसका आंसर क्या है कि वो सिर्फ उसी कंपनी में डिस्क्वालीफाइड होंगे जिस कंपनी के कॉल्स उन्होंने पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। तो रिलायंस में नो, दैट पर्सन विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड। टाटा स्टील में हाँ, और बोथ में भी नहीं होगा, ठीक है। तो यही पॉइंट्स गिवन है सेक्शन पॉइंट नंबर एफ में कि कॉल्स नॉट पेड एंड 6 मंथ्स हैव पास्ड फ्रॉम ड्यू डेट, ठीक है। अब क्या सिनेरियो क्या आता है कि मान लीजिए कि कोई एक शेयर है जो कि जॉइंटली होल्ड बाय मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर वर्मा, दोनों ही होल्ड करते हैं, तो फिर क्या कौन डिस्क्वालीफाइड होगा? तो उस केस में अगर जॉइंटली होल्ड करते हैं तो दोनों ही डिस्क्वालीफाइड होंगे, मतलब मिस्टर शर्मा भी डिस्क्वालीफाइड होंगे और मिस्टर वर्मा भी डिस्क्वालीफाइड होंगे, ठीक है। अब एक और सिनेरियो एक आपसे डिस्कस करती हूँ। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने जो भी अनपेड शेयर्स है 6 महीने के बाद मैंने उसकी पेमेंट कर दी, तो जिस दिन से मैंने उसकी पेमेंट करी है ना उस दिन से मैं एलिजिबल हो जाऊँगी टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो हो गया। सेकेंड सिनेरियो, मान लीजिए मैंने अपने शेयर्स को मिस्टर वर्मा को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। मिस्टर शर्मा ने मिस्टर वर्मा को शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए, तो फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र मिस्टर शर्मा विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, ओके। एंड एक और सीन होता है कि मान लीजिए कि वो शेयर्स ही फॉरफिट हो गए, कंपनी ने फॉरफिट कर लिए, ठीक है, जिस पे पेमेंट नहीं होती कॉल्स की, तो उस केस में क्या अब मैं एलिजिबल होंगी डायरेक्टर के लिए? तो आंसर है येस, यू विल बी एलिजिबल टू बिकम ए डायरेक्टर, ठीक है ना। जी पॉइंट कहता है कन्विक्टेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 188, रिलेटेड पार्टीज से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उसमें मैंने जो है कोई फ्रॉड कर दिया है, ठीक है, जिसके लिए मुझे पनिशमेंट होगी, तो उस केस में आई विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर 5 years। अब सिचुएशन क्या होता है कि ये पॉइंट्स आपने देखा होगा, मैं बार बार छोड़ देती हूँ, ये कॉमन पॉइंट्स हैं डी, ई और जी में। इसमें कहता है कि अगर ये 3 केस हैं और इन 3 केस में जो ऑर्डर पास हुआ है उसके खिलाफ आपने अपील या पिटिशन फाइल कर रखी है, ठीक है, तो भी आप डिस्क्वालीफाइड होंगे। दैट डिस्क्वालिफिकेशन विल बी अट्रैक्टेड इवन इफ द अपील और पिटिशन इज पेंडिंग, ठीक है। तो ये हो गए कहाँ तक के पॉइंट? जी तक के पॉइंट्स, राइट। अब क्या होता है कि 2 लास्ट पॉइंट है छोटे छोटे से। एक है कि मान लीजिए कि आपने सेक्शन 154 में बोलता है कि यू हैव द पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड, हु इज़ going to be appointed as director must have DIN or such other number which is specified in section 153, ठीक है। 153 में कुछ ऐसे नंबर्स स्पेसिफाई किए हुए हैं, मतलब उनके पास राइट है कि वो कुछ ऐसे नंबर DIN के अलावा कुछ और से नंबर स्पेसिफाई कर सकता है। तो अगर वो दोनों सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो भी नंबर होने चाहिए थे डायरेक्टर के पास, वो डायरेक्टर के पास नहीं है, वो डिन नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में द पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। और एक न्यू अमेंडमेंट लास्ट ईयर के थ्रू ये ऐड हुआ था, नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 164 सबसेक्शन 1। इसमें क्या बोलता है कि
सेक्शन 165 के बारे में बताती हूँ। सेक्शन 165 में ये बातें लिखी है कि ए पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर एंड मैक्सिमम 20 कंपनी इंक्लूडिंग प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। और सेक्शन अगर पब्लिक कंपनी है तो मैक्सिमम 10 में वो डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। ठीक है, ये कुछ सेक्शंस गिवन है 165 में। ठीक है, अगर वो 165 का नॉन कॉम्प्लायंस करता है तो दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। ठीक है, इस सेक्शन को हम वापस से एक नए वीडियो में स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लिंकेज देखेंगे सेक्शन 164, सेक्शन 165 और सेक्शन 167 के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम वापस से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आ गई आपके लिए। हाँ जी, अब जो इतने पॉइंट्स है इसको याद कैसे करें निमोनिक्स टाइप में। तो आजकल क्या चल रहा है, कोविड चल रहा है। ठीक है, तो कोविड से हम 164 सबसेक्शन 1 के पॉइंट्स याद करेंगे। पहले क्या आता है, सी फॉर कॉल्स नॉट पेड, अनपेड कॉल्स वाला पॉइंट। ओ फॉर ऑफेंसेस, ऑफेंसेस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ऑफेंसेस में एक है कि 6 महीने के लिए ऑफेंस है और एक है 7 साल के लिए ऑफेंस है। ठीक है, या फिर सेक्शन 188 वाले ऑफेंस है। ठीक है, तो ये ऑफेंस से हो गए ये 3 पॉइंट्स। और एक ओ फॉर ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये हो गया कोविड में। वी क्या है, विले लोग कौन कौन से होंगे उन पॉइंट्स 9 पॉइंट्स में? तो विले लोग अनसाउंड माइंड वाले विले लोग होंगे। फिर से कोई इंसॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी से 2 पॉइंट्स थे, तो वो क्या कौन से लोग होंगे? विले लोग होंगे। तो विले लोग आ जाएंगे वी वाले पॉइंट में। अब क्या होता है कि आई थोड़ा सा ना 1 टाइप का दिखता है। ठीक है, तो 1 पॉइंट से सेक्शन 165 का सब सेक्शन 1। ठीक है, 1 ही आएगा इसमें, 2 नहीं आएगा। ये हम बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है डेन, डी फॉर डेन। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप याद कर सकते हैं सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 को, और सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और कुछ क्वेरी हो तो भी नीचे बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।